नमस्कार, मैं बरखा दत्त। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारतीय इतिहास के पन्नों में एक दर्दनाक अध्याय के रूप में दर्ज है। एक ऐसा घाव जो समय के साथ भर नहीं पाया है और आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। आज हम इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय की बात करेंगे जिसकी स्याही आज भी फीकी नहीं पड़ी है। यह एक ऐसी घटना है जिसने हमारे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था, जिसके जख्म आज भी हमारे समाज में गहरे हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगे। यह वो दौर था जब मानवता शर्मसार हुई थी और भाईचारे की नींव हिल गई थी। यह सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों की दास्तान है, उन हजारों परिवारों की कहानी है जिनके सपने पल भर में राख हो गए। यह उन माताओं, बहनों और बेटियों की चीखों की कहानी है जो आज भी हवा में गूंजती है, जिनकी दुनिया 3 दिनों में उजड़ गई थी। उनके घर, उनके कारोबार, उनकी पहचान, सब कुछ छीन लिया गया। ये कहानी है उस भरोसे की जो टूटा, उन रिश्तों की जो तार तार हो गए, उस इंसानियत की जो हारी, उस करुणा की जो कहीं खो गई। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनों को खोया और इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाईं, और उस न्याय की जिसका इंतजार आज भी जारी है। इंसाफ की आस में कितने ही साल बीत गए, लेकिन पीड़ितों के घाव आज भी हरे हैं। दिल्ली की गलियां, जहां कभी पड़ोसी रक्षक थे, जहां बच्चे खेलते थे और बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते थे, अचानक शिकारगाह बन गई। उन गलियों में खून बहा, घरों में आग लगी और मानवता कराह उठी। हमें इस इतिहास को याद रखना होगा ताकि हम उन गलतियों से सीख सकें, ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो। हमें यह याद रखना होगा कि नफरत और हिंसा का कोई भविष्य नहीं होता। ये कहानी शुरू होती है 31 अक्टूबर 1984 की सुबह, एक ऐसी सुबह जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या एक दुखद और अप्रत्याशित घटना घटी, उनके ही सिख अंगरक्षकों ने कर दी। इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। इस एक घटना ने पूरे देश में, खासकर दिल्ली में, एक डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। एक ऐसी चिंगारी भड़का दी जो नफरत और बदले की भावना से जल रही थी, जिसने जल्द ही भयानक आग का रूप ले लिया, और उस आग में जलकर खाक हो गई इंसानियत। 1984 के दंगों को समझने के लिए हमें उस समय के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को बारीकी से देखना होगा। यह एक ऐसा दौर था जब देश कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा था और इन चुनौतियों ने मिलकर एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी थी। हमें 1980 के दशक के पंजाब में झांकना होगा, उस राज्य में जहां राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति अपने चरम पर थी। यह वह समय था जब पंजाब एक गहरे संकट से गुजर रहा था, जिसकी जड़ें अलगाववादी आंदोलनों और राजनीतिक षड्यंत्रों में थीं। जब खालिस्तान आंदोलन जोर पकड़ रहा था, यह आंदोलन जो एक अलग सिख राष्ट्र की मांग कर रहा था, पंजाब के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और राज्य में तनाव बढ़ा रहा था। इस आंदोलन ने न केवल राजनीतिक माहौल को अस्थिर किया, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर कर दिया था। जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने, जो इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे, अपनी कट्टरपंथी विचारधारा और उग्र भाषणों से लोगों को प्रभावित किया। भिंडरावाले एक विवादास्पद व्यक्ति थे। कुछ लोगों के लिए वे एक नायक थे तो कुछ के लिए खलनायक। स्वर्ण मंदिर को अपना गढ़ बना लिया था, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। इस पवित्र स्थल को एक सैन्य किले में बदलने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और स्थिति और भी गंभीर हो गई, जहां भारी मात्रा में हथियार जमा किए गए। मंदिर परिसर में हथियारों का जमावड़ा एक स्पष्ट संकेत था कि हिंसा की तैयारी चल रही थी, और यह सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। पंजाब में हिंसा और आतंकवाद आम हो गए थे, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे और पूरे क्षेत्र में डर का माहौल था। अलगाववादी समूहों ने सरकारी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी और सरकार पर दबाव था कि वह स्थिति को काबू में लाए। केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा था कि वह पंजाब में शांति और व्यवस्था बहाल करे, लेकिन कोई भी फैसला राजनीतिक रूप से संवेदनशील था और उसके दूरगामी परिणाम हो सकते थे। इसी पृष्ठभूमि में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने भारतीय इतिहास में एक गहरा घाव छोड़ दिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन सरकार का मानना था कि यह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। भारतीय सेना ने जून 1984 में स्वर्ण मंदिर में घुसकर भिंडरावाले और उनके समर्थकों को बाहर निकालने का प्रयास किया। यह एक जोखिम भरा कदम था, क्योंकि मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और किसी भी तरह की चूक से जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। भिंडरावाले और उनके समर्थकों को मार दिया। इस सैन्य कार्रवाई में
कई दिनों तक भीषण लड़ाई चली, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। इस कार्रवाई में सैकड़ों आम नागरिक और श्रद्धालु भी मारे गए, जो दुर्भाग्यवश मंदिर में फंसे हुए थे। इन निर्दोष लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और सरकार की आलोचना होने लगी और अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा। अकाल तख्त, जो सिख धर्म का प्रतीक है, को नुकसान पहुंचने से सिख समुदाय में गहरा आक्रोश फैल गया। इस घटना ने सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई और उन्हें लगा कि उनकी धार्मिक पहचान और आस्था पर हमला किया गया है और बदले की भावना को जन्म दिया। सिख समुदाय में गुस्से और निराशा की लहर दौड़ गई और कुछ लोगों ने इस अपमान का बदला लेने की कसम खाई। इसी गुस्से और अपमान की आग में इंदिरा गांधी के खिलाफ साजिश रची जाने लगी, क्योंकि उन्हें इस सैन्य कार्रवाई के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रची गई, जो भारत के इतिहास में एक काला दिन है। इस घटना ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया, जिसने आगे चलकर 1984 के दंगों की नींव रखी। यह दंगे भारत के इतिहास में एक दुखद अध्याय है और हमें यह याद दिलाते हैं कि नफरत और हिंसा किस हद तक जा सकते हैं। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने आवास से दफ्तर जा रही थी। उनके दो सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर गोलियां चला दी। इंदिरा गांधी को तुरंत एम्स ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। हत्यारे बेअंत सिंह को मौके पर ही मार दिया गया। सतवंत सिंह को पकड़ लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला थी। जैसे ही खबर फैली कि हत्यारे सिख हैं, दिल्ली का माहौल बदलने लगा। गुस्सा और नफरत फैलने लगी। शाम होते होते एम्स के बाहर भीड़ जमा हो गई और सिखों पर हमले शुरू हो गए। यह सिर्फ शुरुआत थी। 31 अक्टूबर की रात और 1 नवंबर की सुबह दिल्ली के लिए भयावह साबित हुई। संगठित भीड़ ने सिख बहुल इलाकों में हमला करना शुरू कर दिया, हथियार, केरोसिन और वोटर लिस्ट के साथ। सिख पुरुषों को घरों से बाहर खींचकर उनके बाल काटे गए, पगड़ियां उतारी गईं और जिंदा जलाया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। सिखों की दुकानें और गुरुद्वारे लूटे और जलाए गए। पुलिस और प्रशासन नदारद थे। मदद के लिए कॉल्स का कोई जवाब नहीं। दिल्ली के कई इलाके नरसंहार के गवाह बने और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल रही। 1 से 3 नवंबर तक दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। हमलावर गिरोह बेखौफ सड़कों पर घूम रहे थे, सिखों के घरों को निशाना बना रहे थे। कई जगह पुलिस मूकदर्शक बनी रही या भीड़ की मदद करती दिखी। कुछ सिखों ने जान बचाने के लिए अपने बाल कटवा लिए। कई परिवारों को अपने ही पड़ोसियों से खतरा था, लेकिन इसी अंधेरे में कुछ हिंदू और मुस्लिम परिवारों ने सिख पड़ोसियों को छिपाकर उनकी जान बचाई। 3 नवंबर की शाम को सेना बुलाने के बाद ही हिंसा पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों लोग मारे गए, बेघर हुए और दिल्ली का सामाजिक ताना बाना हमेशा के लिए बदल गया। आंकड़े त्रासदी की भयावहता दिखाते हैं, लेकिन असली दर्द उन लोगों की कहानियों में है जिन्होंने सब झेला। हरजीत सिंह याद करते हैं कैसे उनके पिता और भाइयों को भीड़ ने उनके सामने जिंदा जला दिया और वे खुद अलमारी में छिपकर बचे। निरप्रीत कौर सिर्फ 16 साल की थी जब उनके पिता को भीड़ ने मार डाला। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। निरप्रीत बाद में न्याय के लिए लड़ने वाली प्रमुख गवाह बनी। मोहिंदर सिंह बताते हैं कि उनके हिंदू पड़ोसी राम कुमार ने अपने पूरे परिवार को छिपाकर उनकी जान बचाई। ये कहानियां बताती हैं कि नफरत के बीच भी इंसानियत की कुछ किरणें बची रहीं। 1984 का नरसंहार सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि गहरी मानवीय त्रासदी थी, जिसका दर्द आज भी जारी है। 1984 के दंगों की सबसे शर्मनाक बात थी पुलिस और प्रशासन की भूमिका। 3 दिनों तक कानून का राज खत्म हो गया और हजारों नागरिकों को भीड़ के हवाले कर दिया गया। कई रिपोर्टों ने पाया कि पुलिस की निष्क्रियता जानबूझकर थी। कई जगह पुलिस ने भीड़ को उकसाया और मदद की। पीड़ितों की मदद की गुहार अनसुनी रही। पुलिस ने ऊपर से आदेश न होने का बहाना बनाया। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने बाद में माना कि उन्हें राजनीतिक दबाव में निष्क्रिय रहना पड़ा। दंगों के बाद बने आयोगों ने पुलिस और कुछ नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए, लेकिन कार्रवाई बहुत कम हुई। न्याय में देरी और अपराधियों को सजा न मिलना पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा रहा। 1984 का नरसंहार सिख समुदाय पर गहरा और स्थायी असर छोड़ गया। सिखों ने खुद को अपने ही देश में अजनबी और असुरक्षित महसूस किया। एक गहरा विश्वासघात। हजारों महिलाएं विधवा हुईं, बच्चों का बचपन छिन गया और कई परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो गए। दिल्ली की विधवा कॉलोनियां आज भी उस दर्द की गवाह हैं। सिखों के घर, दुकानें
कारोबार जलाए गए, कई परिवारों को शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। न्याय प्रणाली पर से विश्वास उठ गया। मामले अदालतों में खिंचते रहे, गवाहों को धमकाया गया। हाल के वर्षों में कुछ सजाएं हुई, लेकिन अधिकांश के लिए यह न्याय बहुत देर से और बहुत कम था। 1984 की त्रासदी को 4 दशक बीत चुके हैं। 40 साल, एक पूरी पीढ़ी का समय। यह एक ऐसा दौर था जिसने भारत के इतिहास पर एक गहरा और कभी न मिटने वाला निशान छोड़ा। क्या हमने इससे कुछ सीखा? क्या हमने उन भयावह घटनाओं से कोई सबक लिया है, या हम इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त हैं? क्या हमने उन गलतियों को सुधारा है जिनकी वजह से यह त्रासदी हुई? सबसे बड़ा सबक, हमें यह समझना होगा कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना कितना जरूरी है। जब राजनीति में नफरत घुली जाती है, जब विभाजनकारी भाषणों को बढ़ावा दिया जाता है, तो उसके परिणाम भयानक होते हैं। नफरत की आग में झुलसते समाज को हमने अपनी आंखों से देखा है। ये घटना बताती है कि भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। जब उन्माद फैलता है तो इंसानियत तार तार हो जाती है। भीड़ सिर्फ भीड़ होती है जो विवेक और करुणा को भूल जाती है, और कानून का शासन विफल हो जाए तो इंसानियत हार जाती है। जब न्याय अंधा हो जाता है तो अत्याचार का बोलबाला हो जाता है। पीड़ितों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाता है। दशकों तक न्याय न मिलना हमारी व्यवस्था की खामियां उजागर करता है। ये दिखाता है कि न्याय प्रणाली में सुधार की कितनी जरूरत है, ताकि पीड़ितों को समय पर इंसाफ मिल सके। न्याय में देरी न्याय से इनकार है। यह एक ऐसा सच है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हर पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। सिख समुदाय के लिए यह कभी न भूलने वाला नरसंहार है। यह उनके इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय है जिसे वे कभी नहीं भुला सकते, जिसे वे हर साल याद करते हैं। यह उनकी स्मृति का, उनकी पीड़ा का और न्याय की उनकी अटूट मांग का प्रतीक है। लेकिन भारतीय समाज के बड़े हिस्से के लिए यह घटना धुंधली पड़ती जा रही है। समय के साथ लोगों की यादों से यह त्रासदी मिटती जा रही है। इसे सिर्फ दंगे कहकर छोटा कर दिया जाता है। इस त्रासदी की भयावहता को कम करके आंका जाता है और पीड़ितों के दर्द को अनदेखा कर दिया जाता है। 1984 को याद रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह सिर्फ सिखों की नहीं, बल्कि पूरे भारत की जिम्मेदारी है कि हम इस त्रासदी को याद रखें और इससे सबक लें, ताकि हम नफरत और विभाजन की राजनीति से अपने समाज को बचा सकें। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे और इतिहास खुद को न दोहराए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कभी भी ऐसी त्रासदी न हो।